हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज का जो वीडियो रहेगा यहाँ पर हम लोग 21 से लेकर 26 जुलाई की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 20 जुलाई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग 21 से 26 डिस्कस करेंगे। कल हम लोग 27 से 31 जुलाई तक की कंप्लीट करके परसों तक होपफुली आप लोगों को पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा जो भी डिले हुआ, थोड़ा तबीयत मेरी खराब थी, इस वजह से चीज़ें थोड़ा सा पेंडिंग होंगी, लेकिन बहुत जल्दी सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। और रिवीजन क्लासेस भी होल्ड ऑन है, तो वो भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। बहुत जल्दी रिवीजन क्लासेस भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी, जहाँ पर जो चीज़ें जैसे छूटी थी उससे आगे हम लोग सारी चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं फिर से। ठीक, तो देखो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है। Which bank has recently partnered with online travel platform EaseMyTrip to launch a co-branded credit card? हाल ही में किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म EaseMyTrip के साथ साझेदारी की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ठीक है, ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इसका ये आंसर हो जाएगा। EaseMyTrip स्टैंडर्ड चार्टर्ड क्रेडिट कार्ड नाम से ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है इन दोनों के द्वारा पार्टनरशिप में लॉन्च किया जाएगा। तो बस इतना चीज़ हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है और बहुत ज़्यादा डीप में इसमें जाने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की बात करेंगे तो लंदन यूके बेस्ड जो है ये बैंक है। ठीक है, बाकी कई सारे देशों में भी इसके ब्रांचेज हैं, लेकिन इसका मुख्यालय जो है मेन है ग्लोबल, वो लंदन यूके में है। ऑप्शन में और भी बैंक दी गई हैं, इनका हेडक्वार्टर आप लोग रिकॉल करोगे, कई बार ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जा चुकी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इसका आंसर हो जाएगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने भी हाल ही में ऑनलाइन ट्रेवल प्लेटफॉर्म EaseMyTrip के साथ में मिलकर पार्टनरशिप में एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया हुआ था और उसका नाम जो है क्रेडिट कार्ड का को ब्रांडेड EaseMyTrip स्टैंडर्ड चार्टर्ड क्रेडिट कार्ड नाम से वो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। As per the recommendation of an expert committee headed by the former RBI Deputy Governor N.S. Viswanathan, RBI has decided to adopt a simple four-tiered regulatory framework for urban cooperative banks (UCBs) based on size of deposits, with an aim to strengthen their financial soundness. As per this expert committee, what is the minimum net worth फॉर टायर 1 UCBs ऑपरेटिंग इन सिंगल डिस्ट्रिक्ट? क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के अनुसार आरबीआई ने जमा के आकार के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक सरल 4 स्तरीय फोर टायर्ड नियामक ढांचा अपनाने का फैसला किया, जिसका उद्देश्य उनकी वित्तीय सुदृढ़ता को मजबूत करना है। इस विशेषज्ञ समिति के अनुसार किसी एक जिले में कार्यरत टायर 1 शहरी सहकारी बैंकों के लिए न्यूनतम निवल मूल्य क्या है? ये इसमें पूछा गया है ना। मिनिमम नेटवर्थ यानी कि न्यूनतम निवल मूल्य। ठीक है, क्या है टायर 1 UCBs के लिए जो कि किसी एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट करते हैं? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। डीप में जाके पढ़ेंगे, इन डेप्थ इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इस आरबीआई से रिलेटेड न्यूज है, इसको आरबीआई कहता है वाले सर्कुलर पार्ट में हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। पीडीएफ में भी आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा, ये डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 का जो MCQs है वहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी डीप में और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको दिया जाएगा। और ये क्वेश्चन पीडीएफ से भी पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन पढ़ के चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या पूछा गया है। फिर भी इसको हम लोग स्टार्टिंग से थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, क्या भूमिका है, कैसे क्या है, थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट करते हैं जिससे कि चीज़ें समझ में आ जाएं और आसान तरीके से। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें 15 फरवरी 2021 की, सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको 15 फरवरी 2021 से। 15 फरवरी 2021 को आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन, आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट पैनल का गठन किया था। कब किया था? 15 फरवरी 2021 को। ठीक है ना, जिससे कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यानी कि UCBs से रिलेटेड मुद्दों को सुलझाया जा सके। ठीक है, 15 फरवरी 2021 को आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन के द्वारा एक एक्सपर्ट पैनल का गठन किया गया था, जिससे कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से UCB से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उनको सुलझाया जा सके, उनसे रिलेटेड रिकमेंडेशन आरबीआई के पास में मिल सके, आरबीआई को पर्याप्त सुझाव दिया जा सके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड। ठीक है, इस कमेटी के द्वारा इसलिए ये कमेटी बनाई गई। ठीक, और ये कमेटी अपनी रिपोर्ट आरबीआई को सौंप दी है, जिसके बाद
देखो 15 फरवरी 2021 को एक कमेटी बनाई गई, उसके बाद में कमेटी ने अपना काम किया और अपनी रिपोर्ट आरबीआई को सौंपी। उसके बाद में 23 अगस्त 2021 को आरबीआई ने कमेटी के द्वारा ये जो भी रिपोर्ट सौंपी गई थी आरबीआई को, उसको अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया। और सार्वजनिक करने के बाद में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और आम जनता जो है पब्लिक, उनसे ये सुझाव मांगे कि इसके बारे में और आप लोगों के क्या क्या सुझाव हैं, आप लोग अपने सुझाव दे सकते हैं, ठीक है ना, जिससे कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, इम्प्लीमेंटेशन इसको आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक, तो ये सब प्रोसेसिंग लगभग हो चुकी है, ये सारी प्रोसेसिंग हो गई, सुझाव सारी चीजें आ गई हैं। ठीक है, ये सारा प्रोसेसिंग हो गया। आरबीआई के द्वारा फाइनल इम्प्लीमेंटेशन का ऑर्डर भी रिलीज किया जा चुका है। ठीक है ना, तो एक एक करके उन सारे रिकमेंडेशंस को जो इस कमेटी ने आरबीआई को दिए हुए थे वो हम लोग यहाँ पर जानेंगे। कमेटी के द्वारा क्या क्या सुझाया गया है, आरबीआई ने इससे रिगार्डिंग प्रेस रिलीज करके क्या क्या पॉइंट जारी किए हैं, सारी चीजें हम लोग यहाँ पर जानेंगे और वहां से क्वेश्चन बन भी सकते हैं, वहां से क्वेश्चन फ्रेम होंगे। ठीक है ना, पहली चीज तो ये 4 टायर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है कि कितने टायर्ड का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब अपनाया हुआ है ना। तो एक एक करके टू दी पॉइंट चीजों को पढ़ते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। पीडीएफ इसकी आप लोग पढ़ना, पीडीएफ जरूर पढ़ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जो भी रिकमेंडेशंस दिए गए, जो भी इसमें सुझाव दिए गए, उसमें ये बोला गया कि एरिया ऑफ ऑपरेशन और साइज ऑफ डिपॉजिट। एरिया ऑफ ऑपरेशन मतलब ना, जैसे कि यहाँ पर बोला गया ना कि सिंगल डिस्ट्रिक्ट या मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट इस तरीके से, तो ये एरिया ऑफ ऑपरेशन हो जाएगा। साइज ऑफ डिपॉजिट मतलब जमा के आकार के आधार पर कितना उनका डिपॉजिट हुआ है, कितना उनका वो सारी चीजें हैं उसके आधार पर। ठीक, तो एरिया ऑफ डिपॉजिट और एरिया ऑफ ऑपरेशन और साइज ऑफ डिपॉजिट के आधार पर आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए 4 टायर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अपनाने का सुझाव दिया। ठीक है ना, 4 स्तरीय रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को सुझाने का प्रस्ताव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए आरबीआई के द्वारा दिया गया है। ठीक है ना, और अब ये 4 टायर्ड है, तो टायर 1, टायर 2, टायर 3 थोड़ा सा इसको भी जानते हैं। ठीक ना, तो टायर 1 की अगर हम लोग बात करेंगे, टायर 1 यूसीबीज की अगर हम लोग बात करेंगे, तो इसके अंतर्गत 100 करोड़ रुपए तक के डिपॉजिट वाली सभी यूसीबीज आएंगे। ठीक ना, वो सभी यूसीबीज जिसकी डिपॉजिट अप टू 100 करोड़ रुपीज, ठीक ना, 100 करोड़ रुपए तक, 100 से ज्यादा नहीं, 100 करोड़ रुपए तक के डिपॉजिट वाले सभी यूसीबीज टायर 1 यूसीबीज के अंतर्गत आएंगे। और इसके साथ साथ सभी यूनिट और सैलरी अर्नर्स यूसीबीज भी टायर 1 यूसीबीज के अंतर्गत ही आएंगे, फिर चाहे डिपॉजिट का साइज उनका कुछ भी हो। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, एज पर आरबीआई ने ऐसा बोला हुआ है। तो टायर 1 की जो मेन बात हो गई अप टू 100 करोड़ रुपीस। टायर 2 की अगर हम लोग बात करें तो टायर 2 यूसीबीज की अगर हम लोग बात करेंगे तो 100 करोड़ रुपीस से अधिक और 1000 करोड़ रुपए तक। ठीक ना, यानी कि 100 करोड़ रुपीस से लेकर 1000 करोड़ रुपए तक, 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं। ठीक ना, 100 करोड़ रुपीस, 100 करोड़ रुपए से अधिक और 1000 करोड़ रुपए तक के डिपॉजिट साइज वाले यूसीबी जिसके अंतर्गत आएंगे। टायर 3 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1000 करोड़ रुपए से अधिक, ठीक है, 1000 करोड़ रुपए से अधिक और अप टू 10,000 करोड़ रुपीस, 10,000 करोड़ रुपए तक। ठीक है ना, टायर 3 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1000 करोड़ रुपए से अधिक और 10,000 करोड़ रुपए तक की यूसीबीज जो हैं, इतने डिपॉजिट साइज वाले यूसीबी जो है टायर 3 में आएंगे। और टायर 4 की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, टायर 4 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के सभी यूसीबीज जो हैं, 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के सभी यूसीबीज जो हैं वो टायर 4 में आएंगे। ठीक है ना, ये बात हो गई कौन कौन से टायर के हुए हैं और क्या क्या उनका साइज होगा, ये टायर की बात हो गई। और इन्हीं सभी 4 टायर जो यूसीबीज हैं, इनके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इनको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को ये बोला गया है कि ये लोग जो है 4 टायर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करें, इसको अपनाएं। ठीक है ना, अब हम लोग बात करेंगे मिनिमम नेटवर्थ की। ठीक है ना, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, मिनिमम नेटवर्थ की अगर हम लोग बात करेंगे तो पिछले तो इसमें ये सुझाव दिया गया है कि सिर्फ एक जिले में संचालित टायर 1 यूसीबीज की नेटवर्थ जो है वो 2 करोड़ रुपए होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 करोड़ रुपए होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बताओ ना, इसमें क्या हो जाएगा? एज पर दिस एक्सपर्ट कमेटी व्हाट इज द मिनिमम नेटवर्थ रुपीज फॉर टायर 1 यूसीबीज ऑपरेटिंग इन ए सिंगल डिस्ट्रिक्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ध्यान रखना आप लोग। फिर से सुनो आप लोग, मिनिमम नेटवर्थ की अगर बात की जाए तो वे मतलब टायर 1 यूसीबीज जो हैं, ठीक है ना, मिनिमम नेटवर्थ की अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ
किसी एक जिले में, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में संचालित टायर 1 यूसीबीज की नेटवर्थ जो है वो 2 करोड़ रुपए होगी। बाकी एक से अधिक जिलों में संचालित जो भी होंगे टायर 1 यूसीबीज या फिर दूसरे टायर के यूसीबीज यानी कि टायर 2, टायर 3, टायर 4, इन सबके लिए जो मिनिमम नेटवर्थ होगा वो 5 करोड़ रुपए होगा। तो ऑप्शन में देखो 5 करोड़ भी दिया गया है। यहाँ पर जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वो सिंगल डिस्ट्रिक्ट, ठीक ना, एक ही जिले में संचालित जो है, इस वजह से ये 2 करोड़ है। अदरवाइज ये 5 करोड़ रुपीज हो जाता है और बाकी सभी के लिए 5 करोड़ रुपीज ही है, ठीक है ना। तो ये जो 2 करोड़ वाला है इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग 5 करोड़ रुपए पे वाले पर भी बन सकती थी। इसमें ये भी दूसरे टायर के बारे में पूछा जा सकता था या फिर सिंगल डिस्ट्रिक्ट हटाया जा सकता था, तो उस कंडीशन में इसका आंसर 5 करोड़ रुपीज हो जाता, ठीक है ना। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना आप लोग, 2 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए का डिफरेंस आप लोग समझ लेना। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन की फ्रेमिंग यहाँ से हो सकती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी कंडीशन में 2 करोड़ होगा, कौन सी कंडीशन में 5 करोड़ होगा, ये सारी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक ना। ये 2 पॉइंट हम लोगों ने, 2 रिकमेंडेशन हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। थोड़ा और डीप में चलते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सभी यूसीबीज हैं इनकी मिनिमम नेटवर्थ वाली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होगा, ठीक है ना। सभी यूसीबीज को मिनिमम नेटवर्थ वाली जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना होगा। अगर वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें 5 वर्ष का टाइम दिया जाएगा, ठीक है ना। कितने वर्ष का टाइम दिया जाएगा? 5 ईयर्स, ठीक है। उन्हें 5 वर्ष का टाइम दिया जाएगा जिससे कि फेज्ड मैनर में वे इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। पहले 3 सालों में जो है उनको 50% और अगले 2 सालों में भी उनको 50% करके मिनिमम नेटवर्थ वाली जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर लेना होगा, ठीक है ना। बेसल 1 पर आधारित करंट कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क के तहत में टायर 1 बैंकों के लिए मिनिमम CRAR रिक्वायरमेंट को 9% मेंटेन रखा गया है। कितना मेंटेन रखा गया है? 9% मेंटेन रखा गया है। सब कुछ PDF में मिलेगा ये, ठीक है ना। फिर भी नोट डाउन करो आप लोग इसको, मैं फिर से ये चीजें बोल रहा हूँ, समझना, ये क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसल 1 पर आधारित करंट कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क के तहत टायर 1 बैंकों के लिए मिनिमम CRAR, ठीक है ना, मिनिमम CRAR रिक्वायरमेंट को 9% मेंटेन रखा गया है। ये बात हो रही है टायर 1 की। जबकि अगर हम लोग बात करें टायर 2, टायर 3 और टायर 4 के लिए, तो उनके लिए मिनिमम CRAR जो है वो 12% तक संशोधित किया जा सकता है, ठीक है ना। उनके लिए जो ये CRAR है 12% तक संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पे 9% टायर 1 के लिए, टायर 2, टायर 3, टायर 4 के लिए 12%, ये आपको याद रखना, ठीक। अगले पॉइंट की तरफ बढ़े, तो वे सभी बैंकें जो कि रिवाइज्ड CRAR ये जो बताया गया ना 9% और 12% को फुलफिल नहीं कर पा रही हैं, उन्हें इसे फुलफिल करने के लिए 3 साल का टाइम दिया जाएगा, ठीक ना। 3 साल का टाइम दिया जाएगा, ठीक। ये चीज भी आप लोग याद रखना। अगले पॉइंट पर अगर हम लोग बढ़े तो 300 करोड़ रुपए, ठीक है। 300 करोड़ रुपए के पेडअप कैपिटल के साथ में यूसीबीज के लिए यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि शॉर्ट में UO बोल रहे हैं, ठीक है ना, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के गठन का भी सुझाव दिया गया है, ठीक है ना। 300 करोड़ रुपए के पेडअप कैपिटल है, याद रखना आप लोग। 300 करोड़ रुपए के पेडअप कैपिटल के साथ यूसीबीज के लिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के गठन का भी सुझाव दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना था, जो आप लोगों को बताया गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और PDF में थोड़ा इन डेप्थ में भी ये चीजें दी जाएंगी, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप लोग PDF से भी पढ़ना, चीजें आसानी से याद हो जाएंगी और याद करना जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। जितना मैक्सिमम इस क्वेश्चन में मैं बता सकता था, जितना बताने वाली चीजें थी, जहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता, तो वो सारी चीजें आप लोगों को बताई गई। इसके बावजूद भी PDF आप लोग पढ़ना, कुछ डिटेल वहां पर मिलेगी। क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी 2 करोड़ रुपए इसका आंसर होगा। 5 करोड़ रुपए आंसर इसका कब होगा वो भी आप लोगों को बताया गया। सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर किए गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In order to offer life insurance products, which insurance company has recently partnered with DBS Bank India? जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए हाल ही में किस बीमा कंपनी ने DBS बैंक इंडिया के साथ भागीदारी की है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक ना। In order to offer life insurance products, which insurance company has recently partnered with DBS बैंक इंडिया? बस इसमें ये पूछा गया कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने भी हाल ही में DBS बैंक इंडिया के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि
लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को ऑफर किया जा सके, सेल आउट किया जा सके। तो बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। बस वन लाइनर रहेगा, डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन ये रहेगा। बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के अगर हम लोग एमडी एंड सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो तरुण सिंह इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे और पुणे महाराष्ट्र में जो है ये इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिलीज्ड ए रिपोर्ट टाइटल्ड डिजिटल बैंक्स ए प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया। ठीक है, किस संगठन ने हाल ही में डिजिटल बैंक के प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? ठीक है, इसका आंसर होगा नीति आयोग ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये रिपोर्ट का नाम याद रखना और किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये याद रखना। डिजिटल बैंक से प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया, ये रिपोर्ट का नाम है और ये जो है नीति आयोग के द्वारा जो है जारी की गई। ये दोनों चीज आप लोग याद रखना। इस रिपोर्ट में डिजिटल बैंक लाइसेंसिंग और नियामक व्यवस्था के लिए पूरा का पूरा खाका तैयार किया गया है और नीति आयोग ने इसमें ये भी बोला गया है कि ये जो होगा ये अगले चरण का वित्तीय समावेशन होगा। ठीक है, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, पीडीएफ में हालांकि थोड़ा इनडेप्थ में देंगे, तो थोड़ा सा एक बार देखना। ठीक है, बाकी बस इतना ही पढ़ना, बस ये रिपोर्ट का नाम याद रखो और किसने जारी किया हुआ है ये याद रखो, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, हाउ मच फंड हैज रिसेंटली बीन ग्रांटेड बाय द वर्ल्ड बैंक टू हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम? विश्व बैंक द्वारा हाल ही में हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए कितना कोष प्रदान किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा 200 मिलियन यूएसडी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 200 मिलियन यूएसडी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग इसकी वैल्यू आईएनआर में जानने की कोशिश करें तो 1600 करोड़ रुपए आईएनआर में इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, टोटल ये जो प्रोग्राम है, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये टोटल 2000 करोड़ रुपए का प्रोग्राम है। टोटल 2000 करोड़ रुपए का प्रोग्राम है, जिसमें से कि 1600 करोड़ रुपए यानी कि 200 मिलियन यूएसडी जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंड किया जा रहा है, दिया जा रहा है। और 2023 से 28 5 सालों के दौरान ये 200 मिलियन यूएसडी वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो पावर सेक्टर को इम्प्रूव किया जाएगा इसके माध्यम से। हिमाचल प्रदेश में पावर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए ये फंड जो है ये दिया गया है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखना। टोटल कितने का प्रोग्राम है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितना दिया गया, उसकी वैल्यू एसडी में और उसकी वैल्यू आईएनआर में, बस इतना यहाँ पर याद रखना। पावर सेक्टर के लिए दिया गया ये भी याद रखना, पावर सेक्टर इंप्रूवमेंट के लिए ये दिया गया है, ये चीज़ें आप लोग याद रखना। देखो वर्ल्ड बैंक की बात हुई है तो वाशिंगटन डीसी जो है इसका, ये क्या हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी जो है ये इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और डेविड आर मालपास जो है वो इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे वर्ल्ड बैंक के। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ मच फंड हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द न्यू डेवलपमेंट बैंक फॉर द मेघालय इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? मेघालय इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा कितना फंड स्वीकृत किया गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा 79 मिलियन यूएसडी ऑप्शन नंबर ए। बस ऐसे पढ़ लो और आगे बढ़ लो। ठीक है ना, बस वन लाइनर ये भी रहेगा। 79 मिलियन यूएसडी का फंड जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा मेघालय इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है। ठीक है ना, और इस प्रोजेक्ट के तहत में इन पैसों से मेघालय में 5 इको टूरिज्म सर्किट, ठीक ना, 5 इको टूरिज्म सर्किट और 114 किलोमीटर की सड़कें और ब्रिजेस बनाने का फैसला किया गया है। ये सारी चीजें इस पैसे से डेवलप की जाएंगी। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है तो शंघाई चाइना, ठीक है, शंघाई चाइना में जो है इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर इसका हेडक्वार्टर है, शंघाई चाइना में जो है इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखेंगे, इन ऑर्डर टू लॉन्च ए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड व्हिच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद इजी डाइनर? को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए हाल ही में किस बैंक ने इजी डाइनर के साथ में साझेदारी की है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा इंडसइंड बैंक ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इंडसइंड बैंक जो है वो इंडसइंड बैंक जो है ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस कार्ड में जो भी होगा ये, ठीक है ना, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो भी लॉन्च किया जाएगा इंडसइंड बैंक और इजी डाइनर के साथ पार्टनरशिप में, उस क्रेडिट कार्ड में, उस को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड में 1 साल की इजी डाइनर प्राइम मेंबरशिप मिलेगी, जो कि 2000 से भी अधिक रेस्टोरेंट्स में 25% तक, ठीक ना, 25% तक का डिस्काउंट ऑफर करेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बस पढ़ लो और आगे बढ़ लो, नाम याद रखो बस। ठीक ना, इंडसइंड बैंक, इजी डाइनर, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, बस इतना याद रखो और उसमें कुछ भी नहीं याद करने की जरूरत है। इंडसइंड बैंक की अगर हम लोग एमडी एंड सीईओ की बात करेंगे तो सुमंत कठपालिया, ठीक है,
सुमंत कठपालिया जो हैं वो इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। पुणे महाराष्ट्र में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने इंडसइंड बैंक के बारे में बता दिया, बाकी ऑप्शन में और जो भी बैंकें दी गई इनके बारे में आप लोग रिकॉल कर लो। आगे बढ़ते हैं। Who has recently been recommended for the position of the managing director at the National Bank for Financing Infrastructure and Development (NABFID) by the newly created Financial Services Institutions Bureau (FSIB)। नवनिर्मित वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB) द्वारा हाल ही में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (NABFID) के प्रबंध निदेशक के पद के लिए किसे अनुशंसित किया गया है? ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है ना। अभी हाल ही में NABFID के एमडी के रूप में किसी का नाम रिकमेंड किया गया है। किसका नाम रिकमेंड किया गया ये इसमें पूछा गया है, और ये जो नाम रिकमेंड किया गया है ये अभी हाल ही में नया जो ऑर्गेनाइजेशन गठित किया गया है फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, इसके द्वारा इनका रिकमेंडेशन दिया गया है, ठीक है ना। तो एक तो इन्फॉर्मेशन ये भी बताई गई इसमें कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो (FSIB) के द्वारा ये रिकमेंडेशन दिया गया है। किसका नाम रिकमेंड किया गया है? NABFID के मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजकिरण राय जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, राजकिरण राय जी इसका आंसर हो जाएगा। और ये राजकिरण राय जी जो हैं ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर एमडी रह चुके हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बात हुई है फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो (FSIB) की, ठीक है ना। तो ये FSIB है, इससे पहले FSIB का काम जो है वो बैंक बोर्ड ब्यूरो किया करता था, बैंक बोर्ड ब्यूरो हुआ करता था, ठीक है ना, ठीक है ना। इससे पहले बैंक बोर्ड ब्यूरो हुआ करता था जो कि इस तरीके के रिकमेंडेशन देता था, लेकिन अब जो है FSIB का गठन कर दिया गया और अभी जुलाई से ये प्रभावी हो गया, ठीक है ना। अब जो है FSIB यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो FSIB का गठन किया गया और अभी जुलाई 2022 में ही इसका गठन किया गया था और ये तब से प्रभावी हो चुका है, ठीक है ना। तो अब इस तरीके की जो रिकमेंडेशन है वो FSIB के द्वारा दी जाएंगी, ना कि बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा। बैंक बोर्ड ब्यूरो का अस्तित्व ही खत्म हो चुका है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। और FSIB के द्वारा ये पहला रिकमेंडेशन दिया गया है, ठीक ना। ये जो राजकिरण राय जी का रिकमेंडेशन दिया गया है FSIB के द्वारा, ये पहला रिकमेंडेशन है। FSIB के द्वारा पहले पर्सन है ये राजकिरण राय जी, जिनको रिकमेंड किया गया है NABFID के एमडी के रूप में, ठीक। और 20,000 करोड़ रुपए के साथ में NABFID का भी गठन हुआ था, ठीक है। ये आपको पढ़ाया गया था पहले ही। NABFID की अगर हम लोग बात करें तो 20,000 करोड़ रुपए के साथ में NABFID का गठन किया गया था, पहले से पढ़ाया गया था इतना, और यहाँ पर डीप में इस तरफ नहीं डायरेक्ट इसको डिस्कशन को ले जाएंगे, ठीक है ना। NABFID एक्ट 2021 के अनुसार NABFID में टोटल 1 एमडी और 3 डीएमडी से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये जो भी NABFID है इसमें टोटल 1 एमडी होंगे और मैक्सिमम 3 डीएमडी, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। 1 एमडी तो रहेगा ही रहेगा, 3 डीएमडी से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, 1, 2, 3 बस इससे इतना ही रहेंगे, या तो 1 डीएमडी या तो 2 या तो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है ना। और केवी कामत जी को अक्टूबर 2021 में NABFID के चेयरमैन के रूप में 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। ये भी चीज़ें आप लोग याद रखना, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी, राजकिरण राय जी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बैंक बोर्ड ब्यूरो खत्म हो चुका है, FSIB का गठन कर दिया गया, इस तरीके के रिकमेंडेशन FSIB करेगा। राजकिरण राय जी जो है ये फॉर्मर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी हैं, ठीक है ना। 1 एमडी और 3 डीएमडी नहीं हो सकते हैं NABFID एक्ट 2021 के अनुसार NABFID में, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों को दी गई और चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी, इसी में उम्मीद करता हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी व्हिच हैज रिसेंटली लॉन्च्ड पे एज यू कंज्यूम (PAYC) एंड एड ऑन मोटर इंश्योरेंस कवर अंडर द IRDAI सैंडबॉक्स रेगुलेशन। उस बीमा कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में IRDAI के सैंडबॉक्स नियामकों के तहत में एक एड ऑन मोटर बीमा कवर पे एज यू कंज्यूम (PAYC) लॉन्च किया हुआ है। इस क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। और पे एज यू कंज्यूम नाम से क्लियर हो रहा है ना, पे एज यू कंज्यूम, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है कितने किलोमीटर चलना है, कितने किलोमीटर चलना है, यानी कि व्हीकल का यूजेस के अनुसार कितना व्हीकल चलेगा, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ठीक ना। इस हिसाब से ये इंश्योरेंस प्लान है और ये नाम से ही क्लियर हो रहा है ना कि पे एज यू कंज्यूम, जितना आप कंज्यूम करते हो उतना आप पे कर लो, ठीक ना। तो किलोमीटर, जैसे आपने 10 किलोमीटर के लिए इंश्योरेंस कवर ले लिया, 10 किलोमीटर खत्म हो गया, उसके बाद में आप टॉपअप करके अपना किलोमीटर ऐड कर सकते हो, ठीक ना। तो इस तरीके की बेसिकली ये जो है
इंश्योरेंस कवर है ये। इस तरीके से बेसिकली ये मोटर इंश्योरेंस कवर है, मतलब कि ये किलोमीटर पर आधारित है। आपने 100 किलोमीटर के लिए इंश्योर करा लिया गाड़ी, 100 किलोमीटर आपका खत्म हो गया, आपने फिर से टॉपअप करा लिया, जैसे मोबाइल रिचार्ज कराते हैं 200 किलोमीटर के लिए, अगले 200 किलोमीटर तक चलने के लिए आपकी गाड़ी फिर इंश्योर्ड हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से, और ये अपने तरीके का पहले टाइप का ये इंश्योरेंस कवर है जो इस तरीके से ऑफर किया जा रहा है, और ये IRDAI के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंतर्गत जो है ये मतलब किया गया, लॉन्च किया गया, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन यूनिक बनता है, इसलिए इसका आंसर भी याद रखना है, क्योंकि इस तरीके से अपने तरीके का ये पहला इंश्योरेंस कवर है जो इस तरीके से दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। ऑप्शन नंबर सी बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस इसका आंसर होगा। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो तपन सिंघल जी जो है वो बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO हो जाएंगे। नेक्स्ट, Which edition of Confederation of Indian Industry CII Exim Bank Conclave on India Africa Growth Partnership was recently held in New Delhi? भारत अफ्रीका ग्रोथ पार्टनरशिप पर भारतीय उद्योग परिसंघ एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव का कौन सा संस्करण हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। 17th एडिशन ऑप्शन नंबर A जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। 17th एडिशन, 17वां एडिशन ऑप्शन नंबर A जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। और ये CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके थीम की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्रिएटिंग शेयर्ड फ्यूचर्स, फिर से सुनो आप लोग, क्रिएटिंग शेयर्ड फ्यूचर्स, ठीक ना, क्रिएटिंग शेयर्ड फ्यूचर्स जो है वो इसकी थीम हो जाएगी। इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप पर ये कॉन्क्लेव जो है ये फोकस्ड था, ठीक ना। 22 देशों के लगभग 40 से अधिक मिनिस्टर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इंडिया और नामीबिया ने इस कॉन्क्लेव के दौरान 3 MOU पर साइन किए हुए थे, ठीक है ना। इन MOUs के बारे में थोड़ा सा डिटेल में PDF में दे दिया जाएगा, हालांकि वो मुझे लगा नहीं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैं उसको यहीं पर भी एड ऑन कर लेता, लेकिन PDF में मैं फिर से दूंगा, तो थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को PDF में पढ़ लेना है एक बार, ठीक है ना। और 2005 में ये कॉन्क्लेव जो है स्टार्ट किया गया था, और इस बार इसका 17th एडिशन है, ठीक है ना। ये जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव है, ये फर्स्ट टाइम 2005 में जो है सेलिब्रेट किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था, और 2005 से होने के साथ साथ ये इस बार जो भी ऑर्गेनाइज किया गया इसका 17th एडिशन है, 17वां एडिशन है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट, बाय विच नेम कैनरा बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स मोबाइल बैंकिंग ऐप? कैनरा बैंक ने हाल ही में किस नाम से अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉन्च किया हुआ है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है ना। कैनरा बैंक ने भी हाल ही में अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉन्च किया हुआ है, और किस नाम से वो लॉन्च किया गया है ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कैनरा AI1, ऑप्शन नंबर B जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कैनरा AI1 ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये ऐप जो है 11 भाषाओं में, 11 लैंग्वेजेस, ये ऐप जो है 11 भाषाओं में भी उपलब्ध कराया गया है, ठीक है ना। कैनरा बैंक की अगर लोग बात करेंगे तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर हो जाएगा, बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और LV प्रभाकर जी जो हैं वो इसके MD एंड CEO हो जाएंगे, ठीक है ना। कैनरा बैंक के बारे में ये सारी चीज़ें बता दी गई। टैगलाइन आप लोगों के ऊपर छोटा हूँ, टैगलाइन आप लोग रिकॉल करो। ऐप का नाम याद रखना, कैनरा AI1, 11 भाषाओं में ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, by which name the Unique Identification Authority of India UIDAI has recently launched its mobile app for face authentication? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने हाल ही में किस नाम से फेस ऑथेंटिकेशन के लिए अपना मोबाइल ऐप लॉन्च किया हुआ है, इसमें पूछा गया है, ठीक ना। UIDAI ने भी हाल ही में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया हुआ है जिससे कि फेस ऑथेंटिकेशन किया जा सके, ठीक है ना। तो किस नाम से वो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया यही इसमें पूछा गया, और इसका जो आंसर हो जाएगा आधार फेस RD, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर होगा, ठीक है ना। आधार फेस RD, ऑप्शन नंबर C जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बस यहीं पर खत्म होगा, 1 लाइनर ही रहेगा ये, ठीक है ना, 1 लाइनर ये भी रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मच लोन अमाउंट हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर द सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में सुरक्षित पेयजल परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक के द्वारा हाल ही में कितने ऋण राशि स्वीकृत की गई है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा USD 96.3 मिलियन, यानी कि ऑप्शन नंबर A, ठीक है। ऑप्शन नंबर A USD 96.3 मिलियन इसका आंसर हो जाएगा। और लगभग इसकी INR में हम लोग वैल्यू जाने तो 770 करोड़ रुपीज़, ठीक ना, 770 करोड़ रुपीज़, 770 करोड़ रुपए, ठीक ना। 96.3 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर A 96.3 मिलियन USD, ठीक। 770 करोड़ रुपीज़ इसका मतलब INR में वैल्यू हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश रूरल ड्रिंकिंग वाटर
इम्प्रूवमेंट एंड लिवलीहुड प्रोजेक्ट के तहत में इसमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाएगा, उसको प्रोवाइड करने के लिए काम किया जाएगा, ठीक है ना। बस कुल मिलाकर इसमें आपको लोन अमाउंट, प्रोजेक्ट का नाम और किस स्टेट के लिए दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, बस इतना याद रखना, ठीक ना। 96.3 मिलियन USD यानी कि 770 करोड़ रुपए का लोन अमाउंट एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है। ये चीजें आप लोगों को याद रखना है बस, और इसमें और कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है तो मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो मसात्सुगु आसाकावा जो है वे इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे, ठीक। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। ऑन विच डेट इनकम टैक्स डे आयकर दिवस सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT टू कमेमोरेट द इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। भारत में आयकर की शुरुआत के उपलक्ष्य में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के द्वारा भारत भर में आयकर दिवस यानी कि इनकम टैक्स दिवस, जिसको हम इनकम टैक्स डे जो बोलते हैं, वो किस तारीख को मनाया गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 24 जुलाई 2022, ऑप्शन नंबर सी। 24 जुलाई 2022, ठीक है, 24 जुलाई 2022, 24 जुलाई 2022, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। CBDT के द्वारा ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार जो है 162वीं एनिवर्सरी जो है वो इनकम टैक्स डे की सेलिब्रेट की गई। कौन सी थी? 162वीं। इस बार 24 जुलाई 2022 को 162वीं इनकम टैक्स डे जो है सेलिब्रेट किया गया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखना, ठीक है। तो बस आज का वीडियो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे और आज हम लोगों ने 26 जुलाई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कवर कर लिया है, डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। अपने इससे आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग 27 से लेकर 31 जुलाई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे और फिर उसके तुरंत बाद में आप लोगों को PDF जो है मोबाइल ऐप पर अवेलेबल करा दी जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।